जय हिंद एवरीवन। वेलकम टू स्टडी विथ हेके। क्या हाल चाल, कैसे आप सभी लोग। आई होप आप लोग बहुत ही बढ़िया होंगे एंड आप लोगों की पढ़ाई लिखाई बड़े ही अच्छे से चल रही होगी। आज के क्लास में हमें क्या पढ़ना है, तो आज हम लोग अपना जो प्रीवियस चैप्टर था उसी को कंटिन्यू करते हुए, जो कि चैप्टर 7 था, क्लास 12 पॉलिटिकल साइंस, पॉलिटिक्स इन इंडिया सिंस इंडिपेंडेंस का। ठीक है, तो उसी को कंटिन्यू करते हुए आज हम आगे बढ़ेंगे। फर्स्ट पार्ट में हमने जो था इस चैप्टर का केवल एक बेसिक इंट्रोडक्शन देखा था कि रीजनल एस्पायरेशन का आपका मतलब क्या होता है। जो हमारे देश में इतनी डाइवर्सिटी पाई जाती है, तो जब कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात आई थी जस्ट आफ्टर द इंडिपेंडेंस आपकी, तो हमारे देश के लीडर्स थे या हमारा इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन क्या, इंडिया का अप्रोच क्या था टुवर्ड्स दिस डाइवर्सिटी, एंड हमने कौन कौन से एरिया जो मेन टेंशन वाले एरिया थे उसके बारे में बस समझा था, मतलब नाम देखे थे। अब से जो है हमारा लेक्चर, अब एक एक एरिया जो टेंशन को हम डिटेल में समझेंगे। तो ये जो पार्टिकुलर लेक्चर है इसमें हम जम्मू एंड कश्मीर वाला जो आपका एरिया है उसका रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम से लेकर, मतलब कि कहाँ से ये इशू शुरू हुआ एंड टिल आपका आर्टिकल 370 जो था जब तक रिमूव नहीं हो गया 2019 तक, वहां तक की राजनीति जो है हम समझेंगे, पूरा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, जितने पॉइंट्स आपके बुक में दे रखे हैं उससे एडिशनल पॉइंट्स ही मैंने कुछ मतलब बीच में ऐड कर रखे हैं ताकि आपको मुद्दा जो है बढ़िया समझ में आए, एंड एक स्टोरी फॉर्म में मैंने बता रखा है। ठीक है, तो हो सकता है वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाए, ठीक है, उसके लिए मैं आप लोगों से माफी मांगना चाहूंगा। ऑलराइट, सो इसी के साथ शुरू करते हैं आज के इस खूबसूरत वीडियो को बिना किसी और देरी के। तो देखिए, टॉपिक पे आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को शॉर्ट में ये जो पूरा जम्मू कश्मीर का रीजन है ना, पूरा मतलब लद्दाख के साथ वाला जो पूरा रीजन है, वहाँ की हम पहले पॉपुलेशन को समझ लेते हैं कि किस रीजन में कौन से मतलब रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। ठीक है, वो कैसे हमको हेल्प करेगा आगे लेक्चर में वो हम देखेंगे। देखिए, वैसे अगर तीनों रीजन की हम बात करें, चाहे आपका जम्मू हो गया, चाहे कश्मीर हो गया, एंड चाहे आपका क्या हो गया लद्दाख हो गया, रीजन तो पूरा आपका क्या है, माउंटेन वाला रीजन है। ठीक, लेकिन जो जम्मू का रीजन है वहां पे अगर पॉपुलेशन की बात करें, डेमोग्राफिक्स की बात करें, तो वहां पे मेजोरिटी में जो है आपकी हिंदू पॉपुलेशन पाई जाती है एंड माइनॉरिटी में आपकी मुस्लिम्स एंड सिख्स एंड अदर रिलीजन के लोग पाए जाते हैं। वहीं पे हम कश्मीर वैली की बात करें तो कश्मीर में जो है मेजोरिटी में आपके मुस्लिम्स आ जाते हैं, उनके अलावा आपके हिंदू सिख्स एंड बुद्धिस्ट माइनॉरिटी में आ जाते हैं। लद्दाख की अगर हम बात करें तो लद्दाख में मेजोरिटी तौर पे या कह सकते हैं इक्वल नंबर्स में बुद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स पाए जाते हैं, हिंदू और बाकी रिलीजन के लोग बहुत कम संख्या में हैं या कह सकते हैं नहीं भी हैं। ठीक है, तो ये हमने क्या समझा, डेमोग्राफिक समझ लिया। अब आइए हम अपना मुद्दा स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम समझते हैं रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम को। तो देखिए, आजादी मिलने से पहले जो आपका जम्मू एंड कश्मीर का रीजन था वो डायरेक्टली जो था ब्रिटिश के द्वारा रूल नहीं किया जाता था। इसका क्या मतलब हुआ, इसका यह मतलब हुआ कि इट वॉज अ प्रिंसली स्टेट, मीन्स इट वॉज रूल्ड बाय अ लोकल किंग महाराजा हरि सिंह। अब प्रिंसली स्टेट क्या होता है भैया, यहाँ पे पहले वो हम समझ लेते हैं, उसके बाद अपना बढ़ते हैं। ये मैंने आपको अपना जो फर्स्ट चैप्टर था इसका लेक्चर का याद करिए, चैप्टर 1, उसमें बताया था प्रिंसली स्टेट के बारे में। पहले यहाँ थोड़ा देख लेते हैं, हो सकता है भाई कुछ लोग भूल गए हों या उन्होंने नहीं देखा हो, ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। तो देखो, जो ब्रिटिश इंडिया था, यानी आजादी से पहले आपका जो इंडिया था उसे ब्रिटिश इंडिया कहा जाता था। वो आपका दो पार्ट में क्या था, डिवाइड था। फर्स्ट पार्ट था क्या, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंसेस, जो कि डायरेक्टली ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा कंट्रोल किया जाता था। एंड सेकेंड था प्रिंसली स्टेट। प्रिंसली स्टेट मतलब कि वहां पे रहते थे प्रिंसेस, राजा रूल करते थे, बट वो ब्रिटिश क्राउन, ब्रिटिश सुपरमेसी के अंडर रूल करते थे, जिसे पैरामाउंटेसी सुजरनेटी या ऑफ द ब्रिटिश क्राउन कहा जाता था। ठीक है, अब हुआ क्या कि जब ब्रिटिशर्स ने ये मतलब अनाउंस कर दिया कि हम जो है भारत छोड़ के जा रहे हैं, हमारा रूल जो है खत्म हो रहा है, तो उन्होंने क्या किया, चालाकी की या कुछ भी कह सकते हैं किया। उस समय भारत में 565 प्रिंसली स्टेट्स थे, रियासतें थी। उन्होंने उनको ये कह दिया कि आप फ्री हो, मतलब उनको इंडिपेंडेंस दे दी। आप चाहे, पार्टीशन का तो हो गया था तब तक, तो आप चाहे इंडिया ज्वाइन करो, आप चाहे पाकिस्तान ज्वाइन करो, या आप चाहे इंडिपेंडेंट रहो, ये हम आपके ऊपर छोड़ते हैं। ठीक है,
एंड ये जो फैसला था ना, जो प्रिंसली स्टेट में लोग रहते थे, लोगों के ऊपर ना छोड़कर वहां के रूलर्स को दे दिया गया, यानी जो राजा महाराजा थे उनको दे दिया गया कि आपके फैसला है, आप जो डिसाइड करो। ठीक है, सो ये प्रिंसली स्टेट का आपका कहानी था। अब हम आते हैं अपना लेक्चर पे। सो एट दैट टाइम प्रिंसली स्टेट व्हाट गिवन अ चॉइस टू ज्वाइन इंडिया, ज्वाइन पाकिस्तान, स्टे इंडिपेंडेंट। अब जो जम्मू कश्मीर के महाराजा थे, महाराजा हरि सिंह, वो ना ही इंडिया ज्वाइन करना चाहते थे, ना ही पाकिस्तान ज्वाइन करना चाहते थे। वो चाहते थे कि हमारा जो कश्मीर है, हमारा जो जम्मू का पूरा रीजन है, वो एक इंडिपेंडेंट रहे। ठीक है, ही वॉज इन वेरी डिफिकल्ट सिचुएशन बिकॉज वो जो थे एक तरह से, मतलब एक तरह से क्या, हिंदू रूलर थे, बट जो कश्मीर में मोस्ट ऑफ द पॉपुलेशन थी वो क्या थी, मुस्लिम पॉपुलेशन थी। ठीक है, उनको ये डर रहता था भैया अगर हम पाकिस्तान तरफ जाएं तो हिंदुस्तान हमें कब अटैक कर सकता है या दिक्कत देगा, पाकिस्तान ज्वाइन, हिंदुस्तान ज्वाइन करे तो पाकिस्तान अपना क्या करेगा, दिक्कत देगा, भारत ज्वाइन करे। ठीक, सो टू अवॉइड टेकिंग एनी साइन, उन्होंने एक स्टैंड स्टिल क्या किया, एग्रीमेंट साइन किया विथ बोथ इंडिया एंड पाकिस्तान। मतलब कि आप अभी हम कुछ फैसला नहीं सुनाएंगे, हम जो है अभी इंडिपेंडेंट रहेंगे, स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट रहा। ठीक है, सो अब इसके बाद कहानी आगे बढ़ी। अब जो पाकिस्तान के लीडर्स थे ना, वो ये मानते थे या बिलीव करते थे कश्मीर जो होगा, जब आपका मतलब आज़ादी हो जाएगा तो कश्मीर जो होगा, राजा महाराजा होंगे वो पाकिस्तान को चुनेंगे, पाकिस्तान में वो ज्वाइन होगा। क्यों? क्योंकि वहां की जो मेजोरिटी ऑफ द पीपल थे दे वेयर मुस्लिम्स, सो दे थॉट दैट कश्मीर नेचुरली क्या होगा, मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री, जो कि आपका पता होगा जब हमने पार्टीशन पढ़ा था तो आपका रिलीजन के आधार पर डिवाइड हुआ था, राइट? तो मुस्लिम मेजोरिटी कंट्री में पाकिस्तान में ज्वाइन हो जाएगा। ठीक है, बट दिस वॉज नॉट ओनली द व्यू पॉइंट। ठीक है, कैसे नहीं था? क्योंकि जो कश्मीर के लोग थे ना, उनको मतलब अपनी जो आइडेंटिटी थी ना उसकी बहुत मतलब चाहत या स्ट्रॉन्ग सेंस थी। ठीक है, वो ना ही एक पाकिस्तानी कहलाना चाहते थे, ना ही वो एक भारत का कहना चाहते थे, वो एक कश्मीर मतलब खुद कश्मीरी कहना चाहते, कश्मीरियत उनकी है। दे बिलीव दैट दे वेर कश्मीरी फर्स्ट एंड डिड नॉट वांट टू बी फोर्स टू चूज बिटवीन इंडिया और पाकिस्तान। यानी केवल महाराजा नहीं, कश्मीर के लोग भी ये चाहते थे कि वो कहीं नहीं ज्वाइन करें। ठीक है, दे वांटेड टू प्रोटेक्ट देयर यूनिक कल्चर, ट्रेडिशन एंड वे ऑफ लाइफ। ठीक है, सो दिस स्ट्रॉन्ग फीलिंग ऑफ बीइंग कश्मीरी, इसे कश्मीरियत कहा जाता है। ठीक, सो व्हाइल रिलीजन वाज इंपॉर्टेंट फॉर मैनी कश्मीरीज, देयर कल्चरल आइडेंटिटी मैटर्ड मोर देन जस्ट ज्वाइनिंग इंडिया एंड पाकिस्तान, इंडिया और पाकिस्तान। सो अब हुआ क्या कि जब स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन कर लिया, पाकिस्तान तो भैया जान ही रहे हैं कैसा होता है इसे, तो शांत बैठा नहीं, न बैठने वाला था। उसने क्या किया, अक्टूबर 1947 को अपने यहाँ के ट्राइबल्स ग्रुप या कह सकते हैं एक तरफ की उसकी आर्मी ही थी, उन्होंने क्या किया, कश्मीर पे धावा बोल दिया, कश्मीर पे इन्वेड कर दिया, अटैक कर दिया। उनका एम यही था कि कश्मीर पे कब्जा करना एंड पाकिस्तान का पार्ट बनाना। न जाने उन्होंने कितनी हत्याएं शुरू कर दी। ठीक है, कितने लोगों के साथ मतलब बहुत क्रूरता के साथ काम किया। अब हुआ क्या, यहाँ पे महाराजा हरि सिंह जो थे वो भैया पूरी तरह से शॉक रह गए एंड हेल्पलेस थे। उनकी आर्मी इतनी थी ही नहीं कि वो पाकिस्तान के अटैक को रोक सके। ठीक है, सो अब उनके पास कोई रास्ता नहीं बचा, तो ही क्विकली सेंट अ रिक्वेस्ट टू इंडिया फॉर मिलिट्री हेल्प। अब उस समय देखिए ब्रिटिशर्स ने छोड़ तो दिया था, लेकिन अभी पूरी तरह से छूड़ा नहीं था हिंदुस्तान, अभी भी उनका थोड़ा मोड़ा राज चलता था। तो इंडिया के जो लीडर्स थे उन्होंने तो मतलब कह दिया कि हम हेल्प करने को तैयार हैं। लेकिन ये कहानी मैंने यहाँ लिखा नहीं है, बट मैं आपको बता दे रहा हूँ। लेकिन जो ब्रिटिशर्स थे जो अभी बचे हुए थे, उन्होंने कहा आप तब तक जो हो कश्मीर का साथ नहीं दे सकते जब तक वो कश्मीर आपका क्या हो, हिस्सा ना बन जाए। जब हिस्सा आपका बनेगा तो हम उसे एज अटैक मानेंगे और तभी आप अपनी मिलिट्री भेज सकते हो। ठीक है, सो उस समय इंडिया ने मजबूरन एक कंडीशन रखना पड़ा लीडर्स को। ठीक है, इंडिया एग्री टू हेल्प बट ओनली ऑन वन कंडीशन, दैट इंडिया अपनी आर्मी तभी भेजेगा जब कश्मीर जो हो इट विल ऑफिशियली बिकम अ पार्ट ऑफ इंडिया। सो महाराजा हरि सिंह ने बाद में बहुत चली बातें चली, हिज लास्ट में उन्होंने एक लीगल एग्रीमेंट साइन ही कर दिया। ठीक है, वो जिसे इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन कहा जाता है, ऑन 26 अक्टूबर 1947, यानी जब आज़ाद हुआ था। ईयर आप ज़्यादातर याद रखना। ठीक है, डेट कहीं कहीं पूछ सकता है। सो दिस डॉक्यूमेंट सेट दैट कि कश्मीर जो होगा भारत का हिस्सा बनेगा, इन सिंपल वर्ड फिर से। सो आफ्टर साइनिंग एग्रीमेंट भारत ने अपनी फौज जो था कश्मीर में भेज दिया, एंड जो भी ट्राइबल फाइटर्स या पाकिस्तानी आर्मी के थे उन्हें ढकेल के वापस भेज दिया गया।
बट ये सिचुएशन जो था अभी पूरी तरह से सॉल्व नहीं हुआ था, क्योंकि पाकिस्तान ऑलरेडी कश्मीर के कुछ हिस्से जो था कंट्रोल कर चुका था, कब्जा कर चुका था। सो टू डील विद दिस, ये मैटर आपका यूएन में लेके गया गया, यूनाइटेड नेशन में लेके गया गया। ठीक है। सो हुआ क्या कि यूनाइटेड नेशन में जब गया तो यूनाइटेड नेशन ने एक रिसोल्यूशन पास किया ऑन 21 अप्रैल 1948 सजेस्टिंग अ 3 स्टेप टू सॉल्व द प्रॉब्लम। यूएन ने कहा इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए पहला ये करना चाहिए कि पाकिस्तान के जितनी भी फाइटर्स एंड आर्मी है कश्मीर के अंदर, उनको तुरंत क्या करना चाहिए, वहां से हट जाना चाहिए। उसके बाद उन्होंने कहा कि हटाने के बाद जब पाकिस्तान हटा जाएगा तो हिंदुस्तान भी जो होगा अब धीरे धीरे अपनी जो आर्मी वहां पे है सोली रिड्यूस करेगा, कीपिंग ओनली इनफ टू मेंटेन पीस एंड ऑर्डर। फिर उसके बाद उन्होंने कहा जब पाकिस्तान अपना फाइटर्स वापस ले जाएगा, आर्मी वापस ले जाएगा, हिंदुस्तान, इंडिया, भारत अपना जब वापस ले जाएंगे तो उसके बाद वहां पे एक प्लेबिसाइट होगा, यानी प्लेबिसाइट मतलब अगर सिंपल भाषा में कहें तो एक पब्लिक वोट होगा, जहां पे कश्मीर के लोग डिसाइड कर सकेंगे कि उन्हें भारत ज्वाइन करना है या पाकिस्तान ज्वाइन करना है। ठीक है। बट ये जो स्टेप्स है ना, ये कभी कंप्लीट ही नहीं हो पाए। क्यों नहीं कंप्लीट हो पाए? क्योंकि पाकिस्तान ने अपनी फोर्सेज वहां से कभी वापस ही नहीं ली। सो द अदर टू स्टेप कुड नॉट हैपन इधर, इन प्लेबिसाइट आज तक हुआ ही नहीं। ठीक। अब इसमें एक बहुत पॉपुलर लीडर आते हैं कश्मीर के, जो है शेख अब्दुल्ला, एंड नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी वहां की, उसका उनका रोल हम समझते हैं। तो देखिए, इन जम्मू एंड कश्मीर वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर लीडर एट दैट टाइम वो थे शेख अब्दुल्ला। ही वॉज द लीडर ऑफ अ पॉलिटिकल पार्टी जिसे नेशनल कॉन्फ्रेंस कहा जाता था। अब इनका इंपॉर्टेंस क्यों था ये समझते हैं। देखिए, जो शेख अब्दुल्ला थे एक तो लोकल थे, तो ही हैज अ वेरी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट फ्रॉम द पीपल स्पेशली इन द कश्मीर वैली। उनका ये मानना था कि जो महाराजा हरि सिंह है ना, वो जो आम लोग हैं वहां के, उनके इंटरेस्ट में क्या कर रहे हैं, रूल नहीं कर रहे हैं। So he and his party wanted to remove the Maharaja rule and bring democracy. Although the majority of the population in Kashmir was Muslim, Sheikh Abdullah did not support joining Pakistan. लेकिन यानी शेख अब्दुल्ला भी जो थे वो भी पाकिस्तान ज्वाइन नहीं करना चाहते थे, भले वो डेमोक्रेसी महाराजा जो हरि सिंह थे उनको हटाना चाहते थे, बट डिडंट वांटेड टू ज्वाइन पाकिस्तान ईदर। He felt that Kashmir future would be safer and more democratic with India, क्योंकि ऐसा कहा जाता है कि जो शेख अब्दुल्ला थे उनके जवाहरलाल नेहरू जी के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे, भारत के साथ बहुत अच्छे रिलेशंस थे। ठीक है। अब जो नेशनल कॉन्फ्रेंस पार्टी के बारे में थोड़ी जानकारी हम चाह लेते हैं। तो देखिए, नेशनल कॉन्फ्रेंस जो था, इट वॉज अ सेकुलर पार्टी, मीनिंग इट डिड नॉट फोकस ऑन रिलीजन, इट बिलीव्ड इन इक्वलिटी फॉर ऑल कम्युनिटीज। Sheikh Abdullah, जैसे बताया, he had a friendly relationship with the INC and he was close to Jawaharlal Nehru, India's first prime minister. So, because of his popularity and belief, इंडिया ने भी मतलब उनको एज ए ट्रस्टेड लीडर देखा, इंडिया ने भी उनको सपोर्ट करने का प्रयास किया। Who could bring stability to Jammu and Kashmir after accession. ठीक है। तो ये था आपका, जहां से मुद्दा आपका जो इशू था, रूट्स ऑफ द प्रॉब्लम, रूट्स ऑफ द कॉज जो था जम्मू कश्मीर का, शुरू हुआ। अब इसको ही हम एक बार एक्सटर्नल इंटरनल डिस्प्यूट में बांट के समझ लेते हैं, वही चीज आपकी कुछ रिपीट होंगी तो घबराने की जरूरत नहीं है। सो एक्सटर्नल डिस्प्यूट क्या था आपका? सिंस 1947 पाकिस्तान का ये कहना था कश्मीर उनका है, ठीक है, शुड बी पार्ट ऑफ पाकिस्तान बिकॉज इट हैज मुस्लिम मेजोरिटी। सो इन 1947 पाकिस्तान ने हमला किया। आफ्टर दिस पार्ट ऑफ कश्मीर बिकेम अंडर पाकिस्तान कंट्रोल, जिसे हम पाकिस्तान ऑक्यूपाइड जम्मू एंड कश्मीर, पीओजे के, आपने पीओ के कई बार शब्द सुना होगा, बाय इंडिया, एक इसका सुना होगा। ठीक है। इंडिया कहना है कि ये एक जो है उन्होंने ऑफकोर्स लीगली लिया था एंड शुड बिलोंग टू इंडिया। सो बिकॉज ऑफ दिस कश्मीर हैज रिमेन्ड अ मेजर रीजन फॉर अ कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ये था आपका एक्सटर्नल डिस्प्यूट। इंटरनल डिस्प्यूट क्या है? इंटरनली देयर इज डिस्प्यूट अबाउट द स्टेटस ऑफ कश्मीर विद इन इंडियन यूनियन। इनसाइड इंडिया देयर वाज अ कॉन्फ्लिक्ट ओवर आर्टिकल 370। क्या कॉन्फ्लिक्ट था? कुछ इंडियंस जो थे, जैसे पूरा 370 के अंदर स्पेशल स्टेटस दिया गया था। अब कुछ इंडियंस जो थे वो चाहते थे कि इनको 370 का स्पेशल स्टेटस नहीं देना चाहिए, इट शुड बी फुली मर्ज्ड विद इंडिया। अनदर सेक्शन मोस्टली जो कश्मीरी थे वो बिलीव दैट द ऑटोनॉमी कन्फर्म्ड बाय, जो 370 के अंदर जो उन्हें ऑटोनॉमी मिली है ना, वो इनफ नहीं है। सो मैनी कश्मीरी फील्ड दैट उनके जो अधिकार हैं, उनके जो प्रोमिस किए गए थे, उनको इग्नोर किया जाता है, उनको रिड्यूस किया जा रहा है। दे हैड एटलीस्ट 3 मेजर ग्रीवेंसेस। जो क्या थे?
इन 1947 ये तो पहला तो ये था कि प्लेबिसाइड की बात की गई थी, वो कभी हुआ नहीं, ठीक है, वो कभी डिसाइड ही नहीं हो पाया, ठीक है। फिर दूसरा था, इवन दो आर्टिकल 370 प्रॉमिस स्पेशल स्टेटस ओवर टाइम, मैनी पीपल जो कश्मीर के लोग थे उनको ये मानना था कि जो ऑटोनॉमी मिली है वो बहुत रिड्यूस हो गई, वीकन हो गई है, जिसे फिर आपकी डिमांड बढ़ने लगी कि ग्रेटर स्टेट ऑटोनॉमी मिलनी चाहिए। एंड तीसरी ये है, इट वॉज फेल्ड दैट डेमोक्रेसी विच इज प्रैक्टिस्ड इन द रेस्ट ऑफ द इंडिया हैज नॉट बीन सिमिलरली इंस्टीट्यूशनलाइज्ड इन द स्टेट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। यानी जो डेमोक्रेसी की तरह जितनी फ्रीडम मिलती है हमको, कश्मीर के लोगों का ये मानना था कि उतनी फ्रीडम जम्मू एंड कश्मीर के अंदर लोगों को नहीं मिली है, ठीक है। ये आपके इंटरनल डिस्प्यूट रहे, इंटरनल कश्मीर के अंदर जो लोग रहते हैं उनकी तरफ से डिस्प्यूट रहे हैं। सो जितना बात आपको क्लियर हुआ, क्या रूट था, क्या एक्सटर्नल डिस्प्यूट एग्जैक्टली है, कश्मीर को लेकर इंटरनल डिस्प्यूट क्या है। अब हम आते हैं 1948 से जो आपकी राजनीति चली है टिल 2019 की हम बात करेंगे। सो आफ्टर द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन, शेख अब्दुल्ला जो थे ही बिकेम द प्राइम मिनिस्टर, यहाँ ध्यान देना है सब, प्राइम मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन 1948। एट दैट टाइम जो हेड ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट होते थे उन्हें कश्मीर के अंदर उनके लिखा हुआ था कि ही विल नॉट बी कॉल्ड एज सीएम बट ही विल बी कॉल्ड एज प्राइम मिनिस्टर। सो इंडिया गेव जम्मू एंड कश्मीर स्पेशल स्टेटस अंडर 370 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। दिस गेव द स्टेट सम इंडिपेंडेंस to make its own laws except in matters like defense, foreign affairs and communication, right? So after becoming prime minister of JNK in 1948, शेख अब्दुल्ला जो थे उन्होंने मतलब बहुत लोगों के लिए काम करना स्टार्ट किया। ही स्टार्टेड मैनी लैंड रिफॉर्म एंड अदर पॉलिसीज टू हेल्प द कॉमन पीपल, ठीक है। बट सून डिफरेंसेस जो थे सेंट्रल गवर्नमेंट एंड इनके बीच में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट पहले सपोर्ट करती थी बट जब वो बन गया धीरे धीरे ये डिफरेंसेस थे, अब ये क्या हुए, ग्रो करना स्टार्ट, डिफरेंसेस क्या हुए बेसिकली बनना स्टार्ट हो गए, ठीक है। क्यों बनना स्टार्ट हो गए? सो द मेन इशू वाज हाउ मच इंडिपेंडेंस शुड जम्मू एंड कश्मीर हैव विद इन इंडिया। शेख अब्दुल्ला को और ऑटोनॉमी चाहिए थी एंड सम ऑफ उस समय उन्होंने कुछ ऐसे स्टेटमेंट दिए थे बेसिकली दिल्ली के खिलाफ, इंडिया के खिलाफ। It made the leader in Delhi suspicious against him. So some even feared that he was thinking of what, making JNK fully independent, ठीक है, ये डिफरेंसेस। सो इन 1953 क्या हुआ, शेख अब्दुल्ला को उनकी पोजीशन से हटा दिया गया एज प्राइम मिनिस्टर बाय द गवर्नर विद सपोर्ट फ्रॉम द सेंट्रल गवर्नमेंट। ही वाज आल्सो, उनको अरेस्ट करके जेल में डाल दिया गया। So his dismissal created political unrest in the region and many people were angry because they saw him as a leader who had fought for their right. Just suppose आपके स्टेट का एक बहुत बड़ा मतलब फेमस लीडर हो एंड उसको क्या किया जाए, पोजीशन से हटा दिया जाएगा, वहां से प्रेसिडेंट रूल लगा दिया जाए और जो सीएम हो उनको क्या किया जाए, जेल में डाल दिया जाए। व्हाट विल बी योर रिएक्शन, राइट? वही रिएक्शन आप सोचिए उस समय क्या हुआ होगा लोगों के बीच में, ठीक है। सो आफ्टर शेख अब्दुल्ला वाज रिमूव्ड इन 1953, पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर चेंज्ड अ लॉट। जो भी लीडर्स उनके बाद आए शेख अब्दुल्ला के बाद ना, वो उतने पॉपुलर नहीं थे लोगों के बीच में। क्यों नहीं पॉपुलर थे? क्योंकि मोस्ट ऑफ देम स्टेड इन पावर मेनली बिकॉज दे हैड द सपोर्ट ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट अब धीरे धीरे सब वहां पे क्या करने लगी थी, कंट्रोल करने लगी थी, ठीक है। नॉट बिकॉज दे वर फ्रीली एंड फेयर इलेक्टेड, बिकॉज उनका सपोर्ट से वहां पे लोग लीडर्स बनने लगे थे। देयर वर मैनी कंप्लेंट्स ऑफ इवन चीटिंग इन द इलेक्शन कॉल्ड रिगिंग एंड माल प्रैक्टिसेज के भी रिपोर्ट्स वहां पे आने स्टार्ट हो गए, ठीक। सो बिटवीन 1953 एंड 1974 कांग्रेस पार्टी धीरे धीरे क्या हुई, बहुत पावरफुल होती गई जेएनके में, ठीक है। इवन दो नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी रिमेन्ड इन पावर एट फर्स्ट, इट स्लोली लॉस्ट इट्स इंडिपेंडेंस। लेटर नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी वो कांग्रेस के साथ मिल गए एंड दिस गेव सेंट्रल गवर्नमेंट मोर, कह सकते हैं, डायरेक्ट कंट्रोल ओवर द स्टेट गवर्नमेंट। सो एज अ रिजल्ट हुआ क्या कि मैनी पीपल इन जेएनके लॉस्ट ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि वहां पे चीटिंग की जाती थी, इलेक्शन में करी जा रही थी, तो लोगों का विश्वास उठ गया था इस डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस के ऊपर। दिस क्रिएटेड अ फीलिंग ऑफ फ्रस्ट्रेशन एंड एलियनेशन स्पेशली एमंग द यूथ।
ठीक है। और इसी बीच जब आपका ये गठबंधन इनका हो गया था, मर्ज हो गई थी, इसी बीच गवर्नमेंट ने, सेंट्रल गवर्नमेंट ने उसके साथ मिलके कुछ स्ट्रक्चर चेंज लाए कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर। वो क्या थे कि टाइटल ऑफ जो प्राइम मिनिस्टर ऑफ द स्टेट था उसको चेंज करके सीएम बन कर दिया गया था। एंड गुलाम मोहम्मद सादिक ऑफ द कांग्रेस ही बिकेम द फर्स्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है। सो आफ्टर स्पेंडिंग नियरली 20 साल बाद आउट ऑफ पावर, शेख अब्दुल्ला फाइनली रिटर्न टू पॉलिटिक्स इन जम्मू एंड कश्मीर। कौन लाया? तो इंदिरा गांधी ने उन्हें वापस लाया 1974 में। शेख अब्दुल्ला ने इंदिरा गांधी जी के साथ एक एग्रीमेंट साइन किया जिसमें यह लिखा था कि शेख अब्दुल्ला accepted Jammu and Kashmir as part of India. In return, he was allowed to become the chief minister again. This special status under Article 370 would continue but with some limitation. यानी आपका आर्टिकल 370 के अंदर हम आपका जो स्पेशल स्टेटस मिला है वो कंटिन्यू रखोगे, बट हम कुछ लिमिटेशंस के साथ ही कंटिन्यू रख पाओगे। सो द सेंट्रल गवर्नमेंट कुड रिव्यू लॉज पास्ड इन द स्टेट एंड सम नेशनल लॉज वुड अप्लाई देयर। ठीक। सो इन द 1977 इलेक्शन द नेशनल कांग्रेस won a majority and Sheikh ruled with popular support again। ठीक। शेख, उसके बाद क्या हुआ कि शेख अब्दुल्ला बात आगे बढ़ती गई एंड ही डाइड इन 1982 एंड उनके सन जो थे फारूक अब्दुल्ला ही बिकेम द चीफ मिनिस्टर। ठीक। अब हम बात करते हैं उसके आज के बात की कहानी, पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी फिर वहां से कैसे, मतलब अभी तक उतनी इनस्टेबिलिटी नहीं थी लेकिन अब धीरे धीरे वो बढ़ते जा रही थी। ठीक है। तो सून आफ्टर टेकिंग ऑफिस फारूक अब्दुल्ला को भी, मतलब उन्होंने ऑफिस लिया बट उनको भी गवर्नर के द्वारा हटा दिया गया, नॉट द पीपल। सो अ ब्रेकअवे ग्रुप फ्रॉम हिज ओन पार्टी विद द हेल्प ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एंड कांग्रेस, मतलब उन्होंने वो छोड़ के कांग्रेस साथ एक नई सरकार बना ली। ठीक है। दिस मूव क्रिएटेड, अब तो पहले से भैया एंगर था, वो गुस्सा तो लोगों में बढ़ ही रहा था क्योंकि सेंट्रल धीरे धीरे कंट्रोल कर रहा था। दिस मूव क्रिएटेड एमंग कश्मीरीज एज इट लुक्ड लाइक द सेंट्रल गवर्नमेंट वाज इंटरफेयरिंग इन देयर स्टेट पॉलिटिक्स। भैया दो दो बार आप सरकार को मतलब डिसमिस कर दिए यार। दिस वीकेंड द पीपल ट्रस्ट इन डेमोक्रेसी एंड मेड देम फील दिल्ली वाज कंट्रोलिंग एवरीथिंग। In 1986, National Congress formed an alliance with Congress which further increased the belief that अब लोगों के अंदर जो लोकल जो लीडर्स थे उनके अंदर थोड़ा मोड़ा विश्वास जो बचा था, अब लोकल लीडर्स से भी क्या हो रहा था, वो विश्वास हटता जा रहा था। दैट लोकल लीडर्स वेयर नॉट इंडिपेंडेंट एंड वेयर अंडर प्रेशर फ्रॉम द सेंटर। ठीक। इतनी कहानी आपको समझ में आई। अब हम समझते हैं इंसर्जेंसी एंड उसके बाद की कहानी को। तो देखिए, इंसर्जेंसी कहानी शुरू होती है आपकी इन 1987 के इलेक्शन से। हुआ क्या कि जम्मू कश्मीर असेंबली की इलेक्शन कराया गया। ऑफिशियल रिजल्ट ने क्या किया, showed a big win for National Congress and Congress Alliance and Farooq Abdullah again become the CM। But many people did not believe the result। It was widely believed that elections जो है rigged किए गए हैं, unfair and cheat किए गए हैं। People felt that उनकी जो वोट्स है ना वो रियलिटी में काउंट ही नहीं किए गए, क्योंकि एक तो डेमोक्रेटिक प्रोसेस पर लोगों का पहले से विश्वास हट रहा था एंड वो हटता ही जा रहा था। ठीक है। सो लोगों में क्या हो रहा था इतने साल से, मतलब आप सोचिए ना, 48 से लेके शुरुआत में थोड़ा उन्होंने माना लेकिन फिर धीरे धीरे ऐसी परिस्थिति बनते जा रही थी कि लोगों को क्या हो रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था, गुस्सा बढ़ता जा रहा था। ठीक है। पीपल इन कश्मीर वेर ऑलरेडी अनहैप्पी। गवर्नमेंट वॉज सीन एज इनएफिशिएंट, नॉट डूइंग इट्स जॉब प्रॉपरली। पीपल फेल दैट, मतलब दिल्ली कंट्रोल कर रहा है, वहां की सरकार निकम्मी बैठी है। रिग्ड एंड जो आपका 90 इलेक्शन जो रिग्ड हो रहा था, इट बिकेम अ टिपिंग पॉइंट। इट क्रिएटेड अ पॉलिटिकल क्राइसिस। लोग अब पूरी तरह से डेमोक्रेसी से क्या थे, फिर हार चुके थे। ठीक है। सो अब हुआ क्या, 1989 में सिचुएशन जो था अब बहुत ज्यादा सीरियस हो गया था। अब वहां पे लोगों ने हथियार उठाना शुरू कर दिया। मिलिटेंट मूवमेंट बिगेन इन द कश्मीर वैली, जिसमें मोस्टली कश्मीर के यूथ जो थे ग्रुप्स ज्वाइंड इट डिमांडिंग अ सेपरेट कश्मीरी नेशन। दीज इंसर्जेंट्स वेयर सपोर्टेड, ऑफकोर्स पाकिस्तान तो चाहता ही था भैया आप टूटो, तो पाकिस्तान ने उसको सब और क्या किया, बोलते ना आग के अंदर घी डालने का उन्होंने काम करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। उन्होंने मतलब मोरल सपोर्ट की, हाँ आपके साथ गलत हो रहा है, हथियार दिए, पैसे दिए, मिलिट्री ट्रेनिंग तक प्रोवाइड करना स्टार्ट कर दिया वहां के यूथ को कि आप हिंदुस्तान की तरह जो हो हथियार उठाओ। So during this period, violence increased sharply. Of course, ये तो होना ही था। There were attacks on civilians, police, soldiers, and government building.
एंड मोस्टली आपके जो कश्मीरी पंडित थे उनको पूरी कम्युनिटी को पूरा टारगेट किया गया था एंड दे वर फोर्स्ड टू माइग्रेट, अपने घर से छोड़ के जाना पड़ा था उन्हें। ठीक है, सो इन रिस्पॉन्स इंडियन आर्मी की संख्याएं वहां बढ़ाई गई, डिप्लॉयड इन लार्ज नंबर्स टू कंट्रोल द सिचुएशन फॉर सेवरल ईयर। वहां पे प्रेसिडेंट रूल आपका इम्पोज किया गया। दिस मीन्स दैट स्टेट गवर्नमेंट को अगेन हटा दिया गया, सेंट्रल गवर्नमेंट टू डायरेक्ट कंट्रोल। सो द एंटायर डिकेड ऑफ 1990s तक हम आ चुके हैं, वी आर फिल्ड विथ वायलेंस ओनली। स्कूल, बिजनेस, डेली लाइफ वे आर बैडली अफेक्टेड। जो कॉमन, इसमें मेन बात यह है कि वहां के जो आम लोग थे, कॉमन पीपल थे, सबसे ज्यादा उन्होंने सफर किया, मोस्टली आपके कश्मीरी पंडित ने। दे वर कॉट बिटवीन मिलिटेंट एंड द सिक्योरिटी फोर्सेज। आप सिक्योरिटी फोर्स का साथ दो तो मिलिटेंट आपको मार देगा, मिलिटेंट का साथ दो तो भाई सिक्योरिटी फोर्स आपको मार देगा। दे सफर्ड वेरी बैडली। दिस पीरियड क्रिएटेड अ डीप डिवाइड बिटवीन द पीपल एंड द गवर्नमेंट एंड ट्रस्ट इन डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशन वाज ऑलमोस्ट लॉस्ट। ठीक, अब फिर आपकी बात आई 1996 में, अगेन डिसाइड ये हुआ कि आफ्टर इयर्स ऑफ वायलेंस एंड इनस्टेबिलिटी इन द 1990s, इंडियन गवर्नमेंट बिगिन एफर्ट्स टू ब्रिंग बैक नॉर्मलसी एंड डेमोक्रेसी इन जम्मू एंड कश्मीर। सो मतलब फिर आपका जब शांत कुछ हुआ तो डिसाइड हुआ कि इलेक्शन कराए जाएंगे। सो 1996 में आफ्टर लॉन्ग गैप असेंबली इलेक्शन आपके जम्मू एंड कश्मीर में कराए गए। दीज इलेक्शन जो थे इनको बहुत टाइट सिक्योरिटी में कराए गए एंड वेयर मेजर स्टेप to restore the democracy in the state. Although many people were still scared, there was a good participation in some region. नेशनल कॉन्फ्रेंस जो थी फारूक अब्दुल्ला जी के द्वारा लेड की जा रही थी, इट अगेन केम बैक टू द पावर। ठीक है, यानी एक बात आप नोटिस करो यार, पार्टी मतलब सरकार भले ही कांग्रेस के साथ मिले थे, लेकिन नेशनल कॉन्फ्रेंस बार बार इलेक्शन आ रही थी। ठीक है, फारूक अब्दुल्ला हटाए गए भैया, फिर बने, फिर पावर में, फिर हटाए गए, ये चलता जा रहा था। दे डिमांडेड मोर ऑटोनॉमी, फ्रीडम टू मेक डिसीजन फॉर जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो फिर आपकी कहानी आगे बढ़ी एंड आया आपका 2002 का इलेक्शन। राइट, एक मिनट जस्ट गिव मी। सो व्हेन इलेक्शंस वेर हेल्ड इन अगेन इन 2002, नेशनल कॉन्फ्रेंस इस बार जो थी वो हार गई इलेक्शन। ठीक है, नेशनल कॉन्फ्रेंस विच हैड रूल्ड फॉर मैनी ईयर लॉस्ट द इलेक्शन। यहाँ पे एक नई कोलिशन गवर्नमेंट क्या हुई, फॉर्म हुई, विच वॉज बिटवीन द पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी एंड द कांग्रेस। सो एज पर द गवर्नमेंट ये डिसाइड हुआ कि मुफ्ती मोहम्मद सैयद साहब बिकेम द सीएम फॉर द फर्स्ट ईयर, 3 साल ये सीएम रहेंगे एंड आफ्टर गुलाम नबी आजाद जो होंगे सीएम बनेंगे। तो 3 साल इनका गुजर गया। जब गुलाम नबी आजाद की बात हुई सीएम बने के, तो वो अपना टर्म जो था पूरा फिनिश नहीं कर पाए। क्यों नहीं फिनिश कर पाए? क्योंकि इन जुलाई 2008 ड्यू टू पॉलिटिकल इनस्टेबिलिटी एंड पब्लिक प्रोटेस्ट द स्टेट गवर्नमेंट जो थी पूरी तरह से कोलैप्स कर गई एंड अगेन वंस अगेन प्रेसिडेंट रूल जो था इम्पोज कर दिया गया। ठीक है, फिर आपका 2008 में इलेक्शन कराया गया आफ्टर प्रेसिडेंट रूल। इलेक्शंस वेयर हेल्ड अगेन इन नवंबर दिसंबर 2008 टू रिस्टोर द डेमोक्रेटिक प्रोसेस। A new coalition government was formed by again National Congress came back to the power with Congress. इस बार उमर अब्दुल्ला from NC became the chief minister in 2009. However, the still faced protest and unrest often led by a हुर्रियत कॉन्फ्रेंस या हरियत कॉन्फ्रेंस कह सकते हैं, एक सेपरेटिस्ट लीडर्स का ग्रुप था, वो अभी भी अपना जारी था। ठीक है, फिर इसके बाद हुआ क्या कि आफ्टर सर्विंग अ फुल टर्म फ्रॉम 9 to 14, उमर अब्दुल्ला गवर्नमेंट पूरा अपना टेनर कंप्लीट करती है एंड फिर आता है आपका 2014 का इलेक्शन। ठीक है, देखिए हम और चीजें इसमें क्यों नहीं डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि हमें राजनीति केवल समझना है। ठीक है, हम यहाँ पे मुद्दा क्या है कि उसके बीच में एग्जैक्टली हुआ कि हमारा काम है पॉलिटिकल चीजों को समझना। ठीक है, तो हमारा फोकस मेन पॉलिटिकल चीजों पे ही रह रहा है। ठीक है, सो उतनी डिटेल में भी हम नहीं जा रहे हैं। ठीक, सो दिस इलेक्शन सॉ हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 25 ईयर, यानी 2014 में अब यहाँ से हमें ये मालूम चलता है हाईएस्ट वोटर टर्नआउट इन 25 ईयर्स। मतलब अब एक बार जो कुछ हद तक जो डेमोक्रेटिक थी उस पे से पूरा लोगों का फेथ हट चुका था। अब यहाँ से दिख रहा था धीरे धीरे लोगों में वो विश्वास अगेन क्या हो रहा था, जग रहा था। ठीक है, अ न्यू एंड अनयूजुअल कोलिजन वाज फॉर्म, जो आपकी उमर अब्दुल्ला की पार्टी थी। ठीक है, सो यहाँ पे वॉज फॉर्म बिटवीन पीडीपी एंड बीजेपी। मुफ्ती मोहम्मद सैयद अगेन ही केम बैक टू द पावर एज चीफ मिनिस्टर। ठीक है, यानी एक चीज और आप यहाँ पे देख रहे हैं, हाँ 2014 में बीजेपी आई थी साथ में। ठीक है, कांग्रेस नहीं थी, ये ध्यान देना हमें। इससे पहले हर जगह क्या थी, कांग्रेस आ रही थी, बट अब
जहाँ भी पार्टी बन रही थी, बट अब यहाँ पे आपकी बीजेपी आई। ठीक है, सो आप नोटिस करोगे जो पॉलिटिक्स थी, जो रीजन था कश्मीर का, वो एक ही दो लोग के बीच में ही ज़्यादा चल रहा था। सीएम या तो ये बन रहे थे, उससे पहले उन एक ही परिवार से लोग बन रहे थे। ठीक है, सो इन जनवरी 2026 हुआ क्या कि मोहम्मद जो साहब थे, मुफ्ती साहब थे, ही पास्ट अवे वाइल ड्यूरिंग द ऑफिस ओनली। सो उसके बाद उनकी जगह उनकी जो बेटी थी, सी बिकेम द फर्स्ट वुमेन चीफ मिनिस्टर ऑफ जम्मू एंड कश्मीर इन अप्रैल 2016। सो यहाँ से भी क्वेश्चन आपका बन सकता है कि हु वॉज द फर्स्ट सीएम ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। हर टाइम इन ऑफिस सॉ, इनके टाइम में मतलब अगेन आपकी जो टेंशन विद पाकिस्तान से टेरर अटैक्स बहुत ज़्यादा बढ़ गए। ठीक है, वायलेंस जो थे स्टेट में बहुत ज़्यादा बढ़े। ठीक है, सो इन जून 2018 बीजेपी ने क्या किया, इतनी वायलेंस बढ़ने के बाद जब कुछ कंट्रोल नहीं किया कर पा रही थी सरकार, तो बीजेपी ने अपना गैस सपोर्ट वापस ले लिया फ्रॉम द कोलिशन। सो एज अ रिजल्ट सरकार एक बार फिर से गिर गए एंड दिस लेड टू प्रेसिडेंट रूल बीइंग इम्पोज्ड इन अगेन इन JNK। ठीक है, फिर कहानी आगे बढ़ी और आया आपका 2019 का साल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट ईयर। ऑन 5 अगस्त 2019 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मेड अ लैंडमार्क डिसीजन दैट completely changed the status of Jammu and Kashmir. Article 370 was removed through the Jammu and Kashmir Reorganization Act 2019. This meant that JNK would now follow the same law as the rest of India. द स्टेट जो था आपका जम्मू एंड कश्मीर को, उसको दो यूनियन टेरिटरीज में बांट दिया गया। पहला आपका जम्मू और कश्मीर बना, दूसरा आपका लद्दाख बना। ठीक है, सो बस यही तक था आपका पूरा जो कहानी था, यही तक था। हमने जैसे पॉलिटिक्स जो थी आपकी पूर्वा 1948 से लेकर अभी तक पढ़ी। ठीक है, इसके बाद की डिटेल्स बुक में नहीं दे रखी है, तो आई हैव ऑल्सो ट्राई टू नॉट ऐड। ठीक है, उसको कभी हम और डिस्कस कर लेंगे, उसके बाद ये पॉलिटिक्स कैसे चलती आई है। ठीक है, वो तो आपको फिर पता ही होगा, चेंज हो गया। अभी जो हालात हैं, इट हैज़ बिकम वेरी वेल। ठीक है, उतनी ठीक नहीं हुई, बट अगर आप उससे पहले के पास्ट रिकॉर्ड देखो तो उससे बहुत बढ़िया हालात इस समय जम्मू एंड कश्मीर रीजन में हुए हैं। अब हम जो है कुछ आपके की प्रोविजंस देख लेते हैं जो जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट के हैं। पहला तो हमने यही देख लिया कि डिवाइड कर दिया गया था। दूसरा ये कि जम्मू एंड कश्मीर वॉज गिवेन अ लेजिस्लेटिव असेंबली वाइल लद्दाख इज एडमिनिस्ट्रेड बाई अ लिeutenant गवर्नमेंट। लोकसभा रिप्रेजेंटेशन ऑफ द लोकसभा सीट, 1 seat इज allocated to Ladakh and 5 to Jammu and Kashmir. हाई कोर्ट जुरिडिक्शन ऑब्जर्व्स बोथ यूनियन एंड टेरिटरी। फिर आपके गवर्नमेंट अंडर आर्टिकल ये क्या था कि फॉलोज आर्टिकल 239A similar to Puducherry with a lieutenant government appointed by the president and the legislative assembly of 107 to 140 मेंबर। इनको लेजिस्लेटिव पावर भी दी गई है। द असेंबली कैन लेजिस्लेट ऑन स्टेट मैटर वाइल पब्लिक ऑर्डर एंड पब्लिक रिमेन अंडर यूनियन कंट्रोल। ये हमें ध्यान देना है, पब्लिक ऑर्डर एंड पुलिस अभी भी यूनियन कंट्रोल में है। एंड मेन था अबॉलिशमेंट ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड लॉ रिफॉर्म एक्ट abolished the Jammu and Kashmir Legislative Council, extended 106 central laws, amended 7 state laws and repealed 153 state laws in the new union territories. सो बस आज के लिए इतना ही। सो अभी का जो पूरा आपका कहानी ये निकला कि जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख, दे आर द लिविंग एग्जाम्पल्स ऑफ प्लूरल सोसाइटी इन इंडिया, not only through their diversity of all kinds, religious, cultural, linguistic, ethnic and tribal, but there are also divergent political and development aspiration which have been sought to be achieved by the latest act। ठीक है, सो आज की हमारी जो पढ़ाई है, कहानी है, यहीं पे ख़त्म होती है। आई होप जो भी मैंने आपको समझाने का प्रयास किया आपको अच्छे समझ में आया होगा। इसका जो पीडीएफ है, जब आपका पूरा ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा, पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे अपलोड कर दिया जाएगा। या तो आप ये क्यूआर कोड आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, उधर से डाउनलोड कर लेना है, या डिस्क्रिप्शन में लिंक होगा, उधर से डाउनलोड कर लेना। ठीक है, एंड आपको कोई भी सवाल हो तो प्लीज़ कमेंट में हमसे पूछ लीजिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। अगले क्लास में जो है हम क्या पढ़ेंगे, सो अगले क्लास में हम इसी चैप्टर का अगला टॉपिक जो है कंटिन्यू रखेंगे। वो है आपका क्या, दैट विल बी हमारा पंजाब का मुद्दा। जो आपने इधर एक शब्द सुना होगा खालिस्तान का, उसके बारे में थोड़ी हम समझेंगे चीज़ें। ठीक, तो हमारे साथ ऐसे बने रहिए, अपनी पढ़ाई करते रहिए, साथ में अपने सेहत पे भी ध्यान दीजिए। जय हिंद।